हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो भाजपा की हैट्रिक लगी है। 2024 में फिर से चारों की चार सीटें भाजपा के खाते में यहाँ पर गई है। आखिरकार कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी जी मौजूद हैं। सर, कारण क्या रहे हैं? क्यों ये जो तीसरी हैट्रिक है इस बार भाजपा की कैसे लग पाई? कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोगों का जो ट्रेंड रहता है, विधानसभा चुनाव में कुछ और होता है और लोकसभा चुनाव में अलग रहता है। और हिमाचल प्रदेश में और साथ में लगते हमारे उत्तराखंड में, दिल्ली में, कुछ राज्यों में ऐसा देखने को मिला जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है कि वहां पे जो इनका हिंदुत्व का कार्ड था, मोदी जी का जो नाम इन्होंने आगे लेके चले हैं, तो उसका असर रहा है। जबकि हम यहाँ पे 6 हमारे उपचुनाव थे, 6 उपचुनाव में हम 4 जीत रहे हैं और उन 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 में विधानसभा में हम जीत रहे हैं और लोकसभा में बीजेपी वहाँ से लीड ले रही है और अच्छी लीड ले रही है। तो उससे ये लगता है कि हजारों लोगों ने एक वोट जो है मुख्यमंत्री जी के लिए दिया, एक वोट प्रधानमंत्री जी के लिए दिया। तो अब लोगों का अपना अपना मत है, उसमें अलग तरह का ट्रेंड रहता है जी। तो क्या कहें हम, ये एक फ्रेंडली वो रहा है कि एक वोट सीएम को गया है और एक वोट पीएम को गया है? नहीं, फ्रेंडली नहीं इसको बोलते। हमने तो हर संभव कोशिश करी दोनों वोट लेने के लिए, दोनों ही वोट मांगे, लेकिन लोगों का पहले से ट्रेंड रहता है। मुझे याद है जब 98 में हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट से सुरेश चंदेल जी कैंडिडेट थे, तो मेरी कंस्टिट्यूंसी से सुरेश चंदेल जी को 7,700 वोट की लीड मिली। और विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा इकट्ठे चुनाव हुए थे, तो विधानसभा में हमारे उसमें कैंडिडेट थे कश्मीर सिंह ठाकुर जी, वो 1,500 वोटों से जीत गए। तो उस, जबकि टोटल वोटिंग 31,500 की थी, तो 31,500 में थे मतलब लगभग 9,000 लोगों ने एक वोट सेंटर के लिए बीजेपी को दिया और स्टेट के लिए कांग्रेस को दिया। तो ये 1998 की बात है। उस समय भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये पहले से ही है, कोई नई बात हिमाचल के लिए नहीं है। तो ये तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात रही। अन्य 3 सीटों की अगर हम बात करें तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में अब जो नेशनल इश्यूज थे वो हावी रहे हिमाचल प्रदेश में, या मोदी वेव की भी बात यहाँ पर जिस तरह से जो आपकी संगठन की अध्यक्ष है वो भी जिस तरह से कर रही थी, उसका भी असर देखने को मिला? नेशनल इशू डेफिनेटली हावी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी संगठन में हमारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम कोई ABC को, किसी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं दोषी ठहरा सकते। वो हमारा जो संगठन है वो कमज़ोर हुआ है, पूरे कंट्री में हुआ है, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। नए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हों, जो मिशनरी मोड में काम करने वाले हों। आजकल समाज का माहौल भी थोड़ा बदला है, लोग इमीडिएट आउटकम चाहते हैं, लेकिन ये भी देखने को मिलता है, हम अपनी कंस्टिट्यूंसी को भी स्टडी करते हैं। हमीरपुर पार्लियामेंट में लगातार 9वीं जीत जो है, लगातार जो कंजेक्टिव इनकी विक्ट्रीज हैं वो 9th टर्म थी है। 3 बार सुरेश चंदेल जी रहे, फिर कुछ समय के लिए बीच में धूमल साहब आए, उसके बाद 5वीं बार अनुराग ठाकुर जीत गए। तो हम देखते हैं कि जब काम की बात आती है तो लोग कांग्रेस को ढूंढते हैं, हमारी जवाबदेही मांगते हैं, यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जहाँ हो गया वहाँ थोड़ी इसकी अप्रिशिएशन मिलती है। भाजपा से काम नहीं ढूंढते हैं। ये बात समझ नहीं आती कि भाजपा को वोट देने का आधार क्या है। वो फिर हट फिर के यही लगता है कि ये नेशनल इश्यूज़ पे हिंदुत्व और जैसे आजकल मोदी जी का चल रहा है उसके नाम से वोट देते हैं। जबकि अगर काम की हम किसी पर्टिकुलर एरिया के भी लेके जब हम देखते हैं तो भाजपा के नाम से कोई अचीवमेंट्स वहाँ से एरिया में नहीं है, जबकि हमने वहाँ पे काम किए होते हैं। तो जब नेशनल इशू की बात आती है तो वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जब स्टेट की बात आती है तो हमें देते हैं। जी सर, चर्चाएं तो अब ये भी चल रही है कि संगठनात्मक स्तर पर या सरकार के स्तर पर भी नेतृत्व को या और भी बड़े बदलाव करने किए जा रहे हैं आने वाले समय में। क्या ये चर्चाएं सही है? नहीं, ऐसा तो कोई चर्चा नहीं है, ये तो आपसे सुनने को मिल रही है। जी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अब जिस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई हैं, 68 में से जो 61 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भाजपा ने लीड दिलाई है, यानी कि कांग्रेस की हार हुई है। तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्यों इस्तीफा दें? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी हमने उपचुनाव लड़े दूसरे लोकसभा के साथ, तो 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। जबकि उन क्षेत्रों के अंदर जो हमारा विधायक थे
जो अचानक हमें छोड़ के चले गए, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने सेकंड लाइन पे बिल्ड करने का काम नहीं किया था। अचानक हमें जो है अपने वहाँ कैंडिडेट खड़े करने पड़े। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पे मतलब जैसे उन्होंने कैंपेन करी, उनके नाम से वोट पड़े और हमारे बाकी नेताओं ने भी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे हमारे मुख्यमंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं, विधायक हैं, जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी उन्होंने अच्छे से अपना काम किया। लेकिन हमारा जो बड़ा चेहरा जो प्रदेश स्तर पे तो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हर जगह कैंपेन की, तो लोगों ने 4 सीटें जिता के अपना जो मैंडेट है वो क्लियर कट दिया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया है। सरकार को आने वाले 3.5 सालों में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए मैंडेट दिया है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इन 3.5 सालों में अब ये 3 में और उपचुनाव होने वाले हैं जहाँ इंडिपेंडेंस से, वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका करियर ख़त्म कर दिया है ना, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट रहते तो उनकी वैल्यू थी, है ना। उनको कांग्रेस की भी ज़रूरत थी, बीजेपी वालों की भी ज़रूरत थी। अब उनकी ज़रूरत जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद उनका जो है ख़त्म हो गया काम। तो भाजपा की चाल में फंस गए हो। भारतीय जनता पार्टी ने उनका हित नहीं सोचा, उन्होंने अपनी पार्टी का हित देखा और उनके जाल में वो फंस गए। तो अब हम 38 से 41 होने वाले हैं, पहले हम 40 से अब 41 होंगे। और जहाँ जयराम ठाकुर जी की बात रही, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उपचुनाव हुए 3 सीटों पे और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ। वो लोकसभा का उनका गृह क्षेत्र भी उसमें आता है, मंडी, और वो कांग्रेस ने जीता, प्रतिभा सिंह जी वहाँ से जीते। जो हमारे उपचुनाव थे उन तीनों में कांग्रेस पार्टी के उस समय विधायक चुने गए थे, जो बीजेपी की सरकार थी। तो उपचुनाव में वो जिता नहीं पाए, है ना, और कांग्रेस के वहाँ उम्मीदवार जीते। उस समय उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? उस समय उनको नैतिकता की याद क्यों नहीं आई? तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मतलब इस बार लोकसभा नहीं उपचुनाव के ऊपर ज़्यादा फोकस था ताकि सरकार बची रहे, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि इसको लेकर सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष भी। नहीं, फोकस दोनों पे था, पर लेकिन अब ट्रेंड अलग होता है। जैसे अब उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी 5 की 5 बीजेपी जीती है। दिल्ली में 7 के 7 बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप रहा। तो कुछ राज्यों में जो था वो बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट रहा। अब राजस्थान में परिस्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब गुजरात में भी 1 सीट इनके खिलाफ चली गई। तो कुछ राज्यों में जो था क्लीन स्वीप वाला इनका माहौल इन्होंने बनाया, उसका इनको फायदा मिला। जी, आखिरी सवाल सर, भविष्य के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उससे क्या सबक लेकर चलेगी कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में फिर से ना आए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक स्पष्ट जो है एक मैं समझता हूँ कि दंड देने का काम किया है, जो इनके 6 में से 4 उम्मीदवार हराए हैं। और ये जो ऑपरेशन लोटस या हेरा फेरी करने वाली दल बदल खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, हिमाचल के लोग, हिमाचल की संस्कृति इस बात की आज्ञा नहीं देती है। तो एक तो ये बात स्पष्ट है। दूसरा है कि आने वाले समय के अंदर जो है हम और बेहतर काम करेंगे और जो छोटी मोटी कमियां रहेगी उन कमियों को हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मजबूती के साथ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3.5 साल हम डट के काम करेंगे। उसके बाद फिर जनता के दरबार में जाएंगे और हम अगले 5 साल के लिए जो है सरकार बनाने के लिए मैंडेट लोगों से मांगेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उससे सबक लेकर आने वाले समय में काम किया जाएगा और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इस दिशा में यहाँ पर काम किया जाएगा। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।